हेलो स्टूडेंट्स, कल के चैप्टर में हमने समझा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और उनकी कुछ डेफिनेशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ का ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमने समझा था। आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं, स्टेट पार्टी क्या होती हैं, नेशनल पार्टी होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टी हैं, वो कैसे बनती हैं, कितनी उसके लिए वोटिंग चाहिए उनको, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टेट पार्टी क्या होती हैं, स्टेट पार्टी के लिए कितनी वोटिंग चाहिए, स्टेट में कैसे बनती हैं, रीजनल पार्टीज़ क्या होती हैं, इन सब क्वेश्चंस को हम लोग आज टच करेंगे और अपनी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि नेशनल पार्टी क्या है। नेशनल पार्टी वो हैं जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, और नेशनल पार्टी वही पार्टियां बन सकती हैं जो एक स्पेसिफिक अमाउंट में वोट बैंक अपना इकट्ठा कर लेती हैं, या फिर ये कहें कि उनके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हो जाते हैं, या ये कहें कि काफ़ी अच्छे अमाउंट में उनको वोट मिलने लगती हैं, तब वो नेशनल पार्टियाँ बन जाती हैं। अब आपको क्वेश्चन ये आ रहा होगा अपने दिमाग में कि कितनी कितनी वोट चाहिए, क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो लोकसभा में जो इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन में उनको 6% वोट चाहिए। ओवरऑल जितना भी परसेंटेज है उसमें से 6% वोट उनको चाहिए लोकसभा में। यदि ये है तो ठीक है, यदि ये नहीं है, इतना नहीं आ रहा है परसेंटेज, तो फिर जो अलग अलग स्टेट असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनमें उनका 6% वोट शेयर चाहिए। अगर वो उतना कर लेते हैं तो फिर वो पार्टियां नेशनल लेवल की पार्टियां नेशनल पार्टी बन जाती हैं। अच्छा, यदि ये तो हो, अब इससे ही थोड़ी ना नेशनल पार्टियां बन जाएंगी कि आपके पास में वोट शेयरिंग आ गया और नेशनल पार्टी बन गई। नहीं, आपके पास जो मेंबर खड़े हैं, जो एमपीज खड़े हैं आपके, वो जीतने भी तो चाहिए। तो कम से कम 4 सीट्स या 4 एमपीज आपके इस पार्लियामेंट में की जो एक हाउस है लोकसभा, उसमें आपके 4 एमपी कम से कम होने चाहिए। तो ये कुछ 4 एमपी, 6% का वोटिंग शेयर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर 6% का वोटिंग शेयर्स आपका लोकसभा में होना चाहिए, तभी ही आप नेशनल पार्टीज बन सकते हैं। ये नेशनल पार्टीज के विषय में था। आगे हम समझेंगे स्टेट पार्टी के बारे में, लेकिन उससे पहले नेशनल पार्टी होती कौन कौन सी हैं। तो बीजेपी है एक, जो आप सभी जानते ही होंगे। बीजेपी एक पार्टी है जो नेशनल पार्टी है। उसके बाद आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट, जैसे हमारे घर में होते हैं ना ग्रैंडफादर, बहुत पुराने, एक उनके चेयर फिक्स होती है, वहीं पर बैठते हैं। ऐसे ही इसकी अपनी एक अपना ना स्टेटस है, इसका अपनी एक आइडेंटिटी है, बहुत पुरानी पार्टी है। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया के टाइम पीरियड की पार्टी है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके बाद सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस तरीके की कुछ पार्टियां हैं, और भी पार्टियां हैं जो कुछ आपकी एनसीईआरटी में दे रखी हैं, आपको केवल वही पढ़नी है। कुछ पार्टियां इसमें से एक्सक्लूड हो गई हैं, कुछ इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, कुछ इसमें अभी अगर अपडेट में आप जाओगे तो उसमें थोड़ा सा आपको ट्रिकी कुछ हो सकता है, क्योंकि कुछ पार्टियां जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी हैं वो डिलीटेड हैं, लेकिन असल में वो एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी ने अभी उसमें अपडेट नहीं किया है, तो आपको वो पार्टियां पढ़नी है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी हैं। तो बेसिकली मैं इनको आपको पढ़ा करके इससे ही आपको समझाऊंगा कि क्या नेशनल पार्टीज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कब कब इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इससे आप ओवरऑल समझ जाइएगा, फिर अपनी किताब के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। तो जो बीजेपी पार्टी जो बनी, इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो 1980s में हुआ। इसका कोई भी जब पार्टी बनती है, मैं कल की वीडियो में भी जब आपको नेशनल पार्टी समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल पार्टीज जब बनती है, कोई भी पार्टी या कोई भी जब पार्टी फॉर्म होती है, तो उसका एक कोर बिलीव होता है। वो कोर बिलीव कुछ लोगों से, सामान्य जन से क्या करता है, वो शेयर करता है। कॉमन गोल होता है उसका। उस कॉमन गोल को शेयर करते हुए कुछ लोग का ग्रुप बनता है, वो एक साथ आते हैं और इलेक्ट करते हैं और नेशनल पार्टी बन जाते हैं। तो हमने क्या समझा कि जो बीजेपी का क्या था, क्या वो कोर बिलीव था, वो समझेंगे। और आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, बल्कि आपकी 10th बोर्ड में तो पूछा ही जाएगा, बल्कि और अन्य आपको प्रैक्टिकलिटी में, जब आप अपने घर में, परिवार में, या फिर जब भी आपके घर आसपास में पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बातें होंगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीजेपी का फॉर्मेशन, जो आपकी ये पार्टी है बीजेपी, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, उसका कल्चरल फॉर्मेशन का जो कारण था, जो लोग एक साथ आए, उसका कारण था कल्चरल वैल्यूज़ और हिंदुत्व। ये क्या होता है? ये होता है कि जो अब आपका एक ना कल्चर होता है, उस कल्चर को जब आप बहुत एम्फेसाइज करते हो कि आपको इस कल्चर को प्रमोट करना है, आपका कल्चर ख़त्म ना हो जाए,
तो कल्चर क्या है, इस पे कभी नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। कल्चर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है जिसको एक छोटी वीडियो में नहीं समझाया जा सकता है। बस इतना समझिए कि कल्चरल क्या है, एक वे ऑफ लिविंग है। जब हम जो जीते हैं, जैसे हम रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जिस भाषा को हम बोलते हैं, जिस रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, जो प्रैक्टिस, जो वैल्यू, जो नॉर्म्स को जो हम अडॉप्ट करते हैं, जो हमारा वे ऑफ लिविंग है, यही कल्चर है बेसिकली, आप ये समझिएगा। तो इस बीजेपी का क्या कोर प्रिंसिपल था कि ये कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करे, ठीक है, उनको खत्म ना होने दे। अच्छा, ये पार्टी फॉर्म जब हुई होगी तो कोई ना कोई आप कल्चरल वैल्यूज को हानि पहुंचा रहा होगा, या फिर ये कहें कि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसको या वेस्टर्न कल्चर को आप पर थोप रहा होगा, उसके अगेंस्ट में ये पार्टी खड़ी हुई। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप भी, और मैं तो समझ रहा हूँ कि जो कल्चरल वैल्यूज के फॉर्मेशन के लिए और उसके प्रमोशन के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए पार्टी बनी। हिंदुत्व क्या होता है? हिंदुत्व और हिंदुज़म दोनों ही अलग अलग टर्म हैं। हिंदुत्व बेसिकली जब आप किसी रिलीजन का, बेसिकली हिंदुइज्म का जब आप पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करें तो उसको बोलते हैं हिंदुत्व। तो बेसिकली ये इसका कोर बिलीफ था, कोर आइडियाज़ था जो बीजेपी के इस्टेब्लिशमेंट में था। दूसरी पार्टी है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 1885 जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे थे, जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी रन कर रही थी, तब ही ये पार्टी फॉर्म हुई। A.O. ह्यूम इसके फाउंडर थे, और ये पार्टी जब बनी, इसका कोर बिलीव था सेकुलरिज्म। मतलब जब हम ब्रिटिशर से लड़ रहे थे, जब हम फाइट कर रहे थे, तो फ्रीडम फॉर द स्ट्रगल चल रहा था, उस समय पर ये पार्टी फॉर्म हुई। तो इसका क्या था कि हम सब एक, क्योंकि जब आपको किसी बड़ी शक्ति से, एक बड़ी पावर से जब आपको लड़ना हो ना, तो हमको यूनाइट होना पड़ता है, हमको जुड़ना पड़ता है, हमको कुछ कॉमन गोल चाहिए। तो हमने क्या, सेकुलरिज्म, ये कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि किसी स्टेट का कोई भी अपना धर्म नहीं होता, वो धर्म से परे एक ह्यूमैनिटी में विश्वास रखती है, जो सब लोग एक साथ आएंगे और अपने देश को इंडिपेंडेंट कराने में फाइट करेंगे। तो इस करके इस पार्टी का INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बिलीव था वो था सेकुलरिज्म और वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, जो कमजोर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको अपलिफ्टमेंट करना, उसको डेवलप करना, ये इसका मेन मोटो था। इस मोटो को लेकर के ये इस्टेब्लिश हुई 1885 में। इतना आपको याद रखना है। अब BSP का आप समझते हैं हम लोग। BSP क्या है? बहुजन समाजवादी पार्टी। ये पार्टी 1984 में इस्टेब्लिश हुई, और इसके इस्टेब्लिशमेंट में जो मेन रीज़न था वो था बहुजन समाज। अगर आप बहुजन समाज को समझने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे असल में ये बहुजन जो शब्द है, पाली भाषा का शब्द है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो ये शब्द का बेसिक मीनिंग जो होता है वो होता है बहुजन, मतलब सामान्य व्यक्ति या सामान्य जन या साधारण व्यक्ति। तो ऐसे समाज है सोसाइटी में जो बड़ा साधारण है या जो बड़ा सामान्य है, जो दलित है, जो दबा हुआ है, जो वीकर सेक्शन है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसकी आवाज़ बनने के लिए जगह जगह पर ये पार्टी इस्टेब्लिश हुई, और ये पार्टी सामने आई, उभर करके सामने आई। ठीक है, ये पार्टी BSP हो गई। फिर उसके बाद CPI। ये CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो एक बड़ी अपोजिशन पार्टी के रूप में सामने आई। इस पार्टी का मेन मोटो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट करना था। मार्क्सिस्ट आइडियाज़ क्या थे? बच्चों 10th क्लास में आपको ये मार्क्सिज्म पढ़ाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब समझिएगा कि मार्क्सिस्ट आइडियाज़ वेस्ट में पैदा हुए, जो पावर में, सत्ता में, तो बुर्जुआज जो थे, वहाँ के लोग जो सत्ता में रहते थे, उनके अगेंस्ट में जो रेवोल्यूशन किया एक वीकर सेक्शन है या एक लेबर क्लास ने, उसके अगेंस्ट में जो आइडियोलॉजी पनपी, या ये कहें बुर्जुआज के अगेंस्ट में जो आइडियोलॉजी पनपी, उस आइडियोलॉजी को मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बोलते हैं, जो स्टेट को ख़त्म करने की बात करती है। वो कहती है अगर स्टेट है तो स्टेट बनता है कुछ लोगों से, स्टेट बनता है कुछ फ्यू से, और वो फ्यू कौन होते हैं? वो होते हैं जो सत्ता में, जिनके पास पावर होती है, और वो हमेशा पूरी सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये उस स्टेट लेस सोसाइटी की बात करती है। इसी को हम कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म, एक स्टेट या एक आइडियोलॉजी बनाने की ये बात करती है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली कम्युनिज्म आइडियाज़, जिन आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए पार्टी इंडिया में भी फॉर्म हुई। तो बेसिकली मैंने आपको BJP, INC और BSP और CPI पार्टी के एग्जाम्पल के साथ में आपको उनका क्या क्या उनके कोर बिलीव थे, क्या आइडियाज़ थे, किस आइडियाज़ के बेसिस पर वो एक साथ आई और उसने फॉर्मेशन हुआ, ये बताया, और साथ में उनका मैंने आपको ईयर भी बताया। इनके और भी कुछ इनके सिंबल भी होते हैं, आपको ये भी जानना चाहिए। जैसे कि BJP का सिंबल है कमल, और जो इलेक्शन कमीशन है इनको कुछ फैसिलिटीज़ देता है। जैसे कि अब इसको कमल का चिन्ह दिया, सिंबल दिया, तो इसका कमल का चिन्ह जो है जाना जाएगा, उसी से ये पार्टी जानी जाएगी। दूसरा INC, इसका है हाथ, ठीक है, ये वाला हाथ, 2.5 किलो का हाथ, ये वाला हाथ दिया।
2.5 किलो का है भी नहीं, नहीं नहीं, जितने का भी आप देख लीजिएगा। तो एक बीएसपी है, इसका है हाथी, एक सिंबल है, ठीक है। एक सीपीआई है, सीपीआई का अपने एक सिंबल होता है, शायद दराती है इसका सिंबल, है ना, काटने वाली, खून कर देगी, ये वाली दराती जिससे आप गेहूं काटते होंगे, तो वो वाली दराती है, ठीक है। तो ये इनके सिंबल हैं और इन सिंबल से पार्टी जानी जाती हैं। अब हम समझते हैं स्टेट पार्टी को। स्टेट पार्टी का भी अपना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या है वो है, से 6% इन स्टेट लेजिस्लेटिव एंड 2 सीट्स। क्या है कि स्टेट जब इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन में जो एमएलएज होंगे वो एमएलए कम से कम 6% का वोटिंग शेयर्स लेकर के आए, ठीक है। और साथ ही वोटिंग शेयर के साथ में वो 2 एमएलए कम से कम उस लेजिस्लेटिव असेंबली में लेकर के आए, तभी वो पार्टी स्टेट पार्टी मानी जाएगी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं। आप बेसिकली देखोगे समाजवादी पार्टी है, जो साइकिल वाला आपका चिन्ह आपने देखा होगा, वो पार्टियां हैं। या फिर बिहार में देखें तो बीजू दल, ऐसी अन्य अन्य पार्टियां। किताब में आप जाएंगे, एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे इनके मेन मोटो क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं सबको बहुत तरीके से बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे, फिर सो जाएंगे, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी मैं थोड़ा कवर करता हूँ, जिससे कि आप पढ़ लें चीज़ों को और समझ जाएँ कि असल में चीज़ें होती क्या हैं। फिर आप इतने समझदार हैं कि खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हमने ये भी देख लिया। अब हम देखते हैं रिफॉर्म को। अब पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, उसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म भी होते हैं। रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव या चेंजेस, या कुछ हम कुछ जब अच्छे के लिए कुछ चेंज करते हैं तो उनको रिफॉर्म बोलते हैं। तो रिफॉर्म हुआ, असल में ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझिएगा। ये एक वर्ड है एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है ये कि जब पार्टियां बन गई, पूरा सिस्टम चलने लगा, तो जैसे कोई पार्टी है बीजेपी, एग्जाम्पल पर समझते हैं। बीजेपी की पार्टी है, एक पार्टी है कांग्रेस, ठीक है। तो अब क्या 2 पार्टी थी यहाँ पर इस्टेब्लिश। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों आया? क्योंकि एक पार्टी का जो व्यक्ति था वो कभी भी इस पार्टी में जा सकता था, मतलब कांग्रेस का एमएलए कभी भी या एमपी बीजेपी में जा सकता था, और बीजेपी का कभी भी कोई एमएलए या एमपी कांग्रेस में जा सकता था। तो अब क्या होने लगा कि जब कोई व्यक्ति बीजेपी से वोट जीतता था या एमएलए बनता था, तो वो बना तो बीजेपी के वजह से है, बीजेपी पार्टी की वजह से, उसकी आइडियोलॉजी को ध्यान में रख करके। लेकिन वो जो व्यक्ति बना है ना बीजेपी में, वो उसको कोई पैसे दे रहा है, कोई लालच दे रहा है कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए और हमारी पार्टी में आ जाइए, तो वो वहाँ चला जाता था, कांग्रेस का बन जाता था। तो अब ये चलने लगा, ये जो मतलब ये कहें कि राजनीति में ही चलने लगा, और इससे लोगों को बहुत फायदा होता था। कभी आप चुनाव तो इस पार्टी जीत गए, लेकिन पहुँच उस पार्टी में गए। जब ये चलने लगा तो कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी ने समझा कि चल क्या रहा है, पॉलिटिक्स तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ रही है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने चेंज करा। ये डिफेक्शन जो हो रहा था, असल में क्या हो रहा है यहाँ पर, डिफेक्शन हो रहा है। एक व्यक्ति यहाँ पर जा रहा है, इसमें से इसमें चला जा रहा है, तो इस डिफेक्शन को रोकने के लिए उन्होंने बनाया एंटी डिफेक्शन लॉ। इसी से केस याद मुझे याद आता है। एक व्यक्ति था गयाराम नाम का, गयाराम नाम का व्यक्ति था एक, और बड़ा फेमस केस है ये। तो वो व्यक्ति पहले किसी और पार्टी में था, फिर उसने कोई सी पार्टी और ज्वाइन कर ली, और बाद में फिर वही पार्टी ज्वाइन कर ली, और फिर बाद में कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो जब ये चलने लगा तो उसको बोलने लगे, उसका नाम, वो केस फेमस हुआ आयाराम और गयाराम, आयाराम गयाराम, आयाराम गयाराम। तो ये केस बड़ा फेमस हुआ, इसी पार्टी के डिफेक्शन से जुड़ा हुआ एक केस था। इसी के विरोध में, इसी के अगेंस्ट में, इसी को खत्म करने के लिए हमारे पास आया एंटी डिफेक्शन लॉ। अब कोई भी एमपी किसी पार्टी को आसानी से ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है बिना किसी को बताए हुए। उसको बताना होगा तो उसको वैलिड रीजन देना होगा, तब वो जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में एफिडेविट का मतलब क्या है कि कोई भी जब आप कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए जब खड़े हो रहे हैं, कंटेस्ट करने के लिए खड़े हो रहे हो आप इलेक्शन, तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। उसमें बताना पड़ेगा कि मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है। क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कोई भी लीडर बन जाता है, चाहे वो क्रिमिनल हो या नहीं हो, उसमें एक्टिविटी नहीं हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको कोई भी एफिडेविट देना होगा जिस पर यह सिद्ध करोगे आप कि मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, उसका प्रमाण आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद है इनकम टैक्स रिटर्न्स। अब जो पार्टियां होती हैं उनके पास में बहुत पैसा आ रहा होता है, बहुत फंड आ रहा होता है, किस लिए आ रहा होता है, कहाँ से आ रहा होता है। अब ऐसा नहीं है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा। आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये पैसा इतना यहाँ से आ रहा है और यहाँ से इतना जा रहा है। जो उसकी जो रिसिप्ट्स हैं आपको वो देनी होंगी प्रॉपरली, कहाँ से कितना पैसा आप ले रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ब्लैक मनी तो नहीं है, इधर उधर से आप लोग चोरी वोरी तो नहीं कर रहे हो, वो सब समझना पड़ेगा। अब पार्टियां अलर्ट हो जाएं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एकदम मेंशन कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हमारे पास हैं कुछ सजेशंस और वे फॉरवर्ड। सजेशंस क्या क्या हैं, जैसे कि अब इलेक्शन है, यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अभी भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पार्टी में नहीं है।
ठीक है, क्योंकि पार्टी वाले किसी को भी जो कंटेस्ट करने के लिए जो देते हैं कि आप खड़े होंगे, जो कैंडिडेट को चुनते हैं उसमें मेल टेंडेंसी ज़्यादा है, मेल, क्योंकि वहाँ बैठे हुए हैं तो मेल को चुनते हैं, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो वहाँ पर भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। ऐसे कुछ सजेशंस हैं 4-5 जिनको आप एक बार किताब में देख लेंगे। कुछ वे फॉरवर्ड हैं जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो अल्टीमेट जो चेंज है सोसाइटी में या डेमोक्रेसी में, वो पार्टियां जब तक खुद नहीं चाहेंगी, जब तक समाज में चेंज नहीं आ सकता है। ये एक सबसे अहम और कोर बिंदु या पॉइंट है पूरे चैप्टर का। दोबारा समझिएगा, जब तक पार्टियां खुद स्वयं में चेंज नहीं चाहेंगी या खुद नहीं चाहेंगी कि बदलाव हमको करना है, तो कितने भी कानून बन जाएं, कितने भी एग्जीक्यूट हो जाएं, इंप्लीमेंट हो जाएं कानून, कुछ होने वाला नहीं है। तो पार्टियों खुद ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हमको चेंज चाहिए, हमको चेंज करना है, मैनिफेस्टो हमको लागू करना है अपना जो बनाया है कि हम ये करेंगे, ये चेंज लाएंगे सोसाइटी में, तो उस मैनिफेस्टो को कंप्लीट करना विद इन देयर पीरियड, जिस पीरियड में बनी है 5 साल के लिए, उस 5 साल के पीरियड में कंप्लीट करना, नेसेसरी करना होना चाहिए, वो उन्हें करना भी चाहिए। तब तक उनको कोई इम्पोज नहीं कर सकता कि हाँ आपको ये मैनिफेस्टो पूरा करना ही है। तो जब तक पार्टियां खुद नहीं चाहेंगी कि चेंज लाना है सोसाइटी में, तब तक चेंज नहीं आएगा। तो ये एक वे फॉरवर्ड था हमारा, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है यहीं पर। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी को हमने पढ़ा और पार्टी सिस्टम हमने समझा इंडिया में। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिर शुरू करेंगे। जब तक आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, बिहार रहिए, यूपी में रहिए, जहाँ चाहे वहाँ रहिए।